हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये टॉपिक बस हमारा यही टॉपिक हमारा बचा हुआ था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसका कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट इसके अंदर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो बच्चों को ये दिक्कत होती है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, ताकि आपको इजीली समझ में आए यहाँ पे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। और यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, तो इस डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो देख लेते हैं कि डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में समझते हैं कि डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। ओके बच्चों, तो देखते हैं डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चों, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम को समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक बीकर ले रखा है, बीकर के अंदर HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक फॉइल ले रखा है, प्लेटिनम फॉइल। ये देख रखो मैंने यहाँ पे इसको लेबल भी कर रखा है, ये प्लेटिनम फॉइल है। और ये जो वायर है ये भी प्लेटिनम की वायर है। तो हमने प्लेटिनम की वायर को प्लेटिनम के साथ वेल्ड कर रखा है। तो प्लेटिनम की वायर को प्लेटिनम फॉइल के साथ वेल्ड कर रखा है और उसको कहाँ प्लेस कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ऊपर एक हमने होल कर रखा है। तो ये जो इनलेट बना रखा है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर कर रही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से एंटर कर रही है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे हमने एट दी बॉटम, ध्यान रखना बच्चों, एट दी बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं। और ये छोटे छोटे होल्स किस लिए होते हैं, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे होल्स क्यों होते हैं। एक तो यहाँ पे इनलेट होता है और एट दी एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं। तो होल किस लिए होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट सॉल्यूशन अभी पहले डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर HCl का सॉल्यूशन है 1 मोलर। आपके पास प्लेटिनम की फॉइल है, उसको प्लेटिनम वायर से वेल्ड कर रखा है। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर इनलेट बना रखा है जिससे हाइड्रोजन गैस एंटर कर रही है 1 ATM प्रेशर पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल को कोट कर रखा है ब्लैक प्लेटिनम से। ब्लैक प्लेटिनम से इसको कोटिंग कर रखी है। अब किस लिए कोटिंग कर रखी है, आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें पता लगेगा कि किस तरीके से इसको कर रखा है। तो दिस इज द डायग्राम। तो इस डायग्राम को अब हम समझते हैं, आगे क्या क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। इसने बोला है अब प्लेटिनम फॉइल, एक प्लेटिनम फॉइल है कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। मैंने भी बताया था आपको कि प्लेटिनम फॉइल को प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर रखा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसे प्लेटिनम ब्लैक से ही क्यों कोटेड किया। तो देखो बच्चों, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे एक इनलेट बना रखा है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से एंटर कर रही है। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से एंटर कर रही है तो इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि ये जो प्लेटिनम ब्लैक है वो क्या करता है, गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लेटिनम ब्लैक आपका गैस को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए प्लेटिनम ब्लैक इसको किया गया है, ताकि जो भी हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके और जो भी हाइड्रोजन गैस है फिर वो किससे सॉल्यूशन में रिएक्ट कर सके। तो इसलिए प्लेटिनम ब्लैक का यहाँ पे यूज किया गया है। तो बात समझ में आई कि प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक से क्यों कोटेड किया है, ताकि वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और प्लेटिनम ब्लैक डिप्ड इन अ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप्ड कर रखा है, ठीक है। तो HCl solution, hydrogen gas is bubbled at 180 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature in the solution। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आया। अब क्या है कि जितनी हाइड्रोजन इसको यूज होता है उतना हाइड्रोजन गैस को ये यूज कर लेता है। बाकी जो बचा हुआ गैस होता है, मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ ट्यूब यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो वो क्या करता है, जो होल होता है वो एक्सेस ऑफ गैस को रिमूव कर देता है। मतलब क्या कर देता है, एक्सेस ऑफ गैस को यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल्स होते हैं वहाँ से एक्सेस ऑफ गैस सॉल्यूशन में से बाहर निकलता है। तो एक बात है समझ में आई, इनलेट से गैसेज अंदर आती हैं, जितनी गैस यहाँ पर यूज होती है एब्जॉर्प्शन में वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी जो बची हुई होती है वो क्या हो जाती है, बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है, तो वो यही बोल रहा है हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस बबल हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी हमें स्टैंडर्ड ही यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कितना यूज किया है, 298 केल्विन, क्योंकि रूम टेम्परेचर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर यूज़ किया है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये बच्चों आपका एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम प्लेटिनम फॉइल इसलिए यूज़ करते हैं, ब्लैक कोटेड प्लेटिनम फॉइल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सके, और हाइड्रोजन गैस जैसे ही एब्जॉर्ब हो वो क्या कर सके, सॉल्यूशन में रिएक्ट कर सके। क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। तो जब हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में नहीं होता तो वो सॉल्यूशन से कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते
सकते ना, तो इसलिए हमने टेस्ट ट्यूब में प्लेटिनम फॉइल से इसकी रिएक्शन करवाई है। तो प्लेटिनम फॉइल क्या करता है, ब्लैक प्लेटिनम इस पे कोट किया जाता है ताकि वो हाइड्रोजन को गैस को एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर वो इस सॉल्यूशन में इसको रिएक्ट करा सके, क्योंकि अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो फिर वो रिएक्शन कैसे करेगा। तो इसलिए जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो फिर वो दो एंड्स पे रिएक्शन देता है। अगर मान के चलो ये बीकर आपका एनोड की तरह वर्क करता है, क्योंकि अब ये सब कुछ तो समझ में आ गया कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रोड बना, तो ये एक इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रोड आपका एनोड की तरह वर्क करता है, तो जब इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करेगा तो देखो बच्चों, आपका जो हाइड्रोजन है वो H2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो अगर एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो 2 H+ बनाएगा और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो उसका E0 का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि स्टैंडर्डली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि E0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड होता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रोड की हमेशा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो एनोड पे आपका जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो E0 सेल की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन की 0 होगी। वैसे ही अगर मान के चलो ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है ये कैथोड की तरह शो हो रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या होती, 2H+ इलेक्ट्रॉन गेन करता, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या करता है, H2 में कन्वर्ट हो जाता। तो इसका मतलब रिएक्शन ये हो जाती E0 की H+ से H2, और इसकी वैल्यू क्या होती, 0, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड है। प्राइमरी इलेक्ट्रोड स्टार्टिंग में वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, एनोड की रिएक्शन होगी तो ये वैल्यूज होंगी, और कैथोड की रिएक्शन होगी तो ये वैल्यू होगी। अब आगे हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस लिए यूज किया जाता है, मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज देखने के लिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसका यूज किस तरीके से यूज किया जाता है। तो बच्चों अब ये देखो, यहाँ पे इसका यूज देखने आए हम। तो यूज किस लिए यूज किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को निकालने के लिए SHE का यूज किया जाता है। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, मतलब E सेल निकालने के लिए, E0 सेल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो किस तरीके से यूज किया जाता है, देखो एक बीकर में मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, कोई भी मेटल, मतलब जिंक ले लिया, आप कॉपर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, तो जब जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो सॉल्यूशन भी उसी का ही होगा, ठीक है बच्चों। दूसरे बीकर में मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन, मतलब HCl का सॉल्यूशन लिया है, और उसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक कोटेड एक प्लेटिनम फॉइल लिया है, और प्लेटिनम वायर से उसे क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है, और वो कनेक्ट कर रखा है वोल्ट मीटर से। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है जो आयंस को क्या करता है, मूव कराता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एंटर कर रही है। आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस किस एंटर करके क्या करती है, वो प्लेटिनम ब्लैक फॉइल जो होती है वो क्या करती है, गैस को एब्जॉर्ब करती है। तो जो जितनी गैस को एब्जॉर्ब कर पाती है कर लेती है, बाकी सारी गैस यहाँ से बबल्ड आउट हो जाती है। मतलब जो फालतू की गैसेज होती हैं वो सारी क्या हो जाती है, बबल्ड आउट हो जाती है। कैसे, यहाँ पे एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स से वो बाहर आ जाती है, और बाकी जो हाइड्रोजन यहाँ बचा होता है वो क्या करता है, सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी रिएक्शन होती है। तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड एंड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे रिडक्शन होगी और यहाँ पे आपका क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और आपका ये वाला एंड क्या कर रहा है, आपका रिडक्शन कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। देखो बच्चों, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा। तो एनोड पे जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो इसके जो H+ आयन होंगे वो सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके इस पे बैठ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लेने जाएंगे तो वो H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना बच्चों। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई होगी कि जितने भी H+ आयन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेने गए होंगे। मतलब ये जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लेने गए होंगे। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा तो वो क्या कर गए होंगे, 2H+ में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये कैथोड बना होगा। तो ये दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसको किस लिए यूज किया जाता है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इस E0 सेल की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैंने यही एग्जांपल आगे लिया हुआ है। तो इसी सेल रिप्रेजेंटेशन से मैं आगे आपको एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से इस बीकर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने आपके सामने वही एग्जांपल ले रखा है जो मैंने वहां पे लिया था, जिंक 2+, 2H+, और ये। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा था, एनोड था, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कर रहा था, और हाइड्रोजन था कैथोड पे। तो कैथोड क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो जब जिंक था, जिंक ने ऑक्सीडेशन किया होगा। तो बच्चों देखो, जिंक ने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से क्या होगा, Zn से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन।
और कैथोड पे रिडक्शन हुआ होगा, तो रिडक्शन कैसे किया होगा, 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो हाइड्रोजन बन गया होगा, तो ये रिडक्शन हुआ है। तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ है और एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन वैल्यू होती है किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको बता दिया था कल अगली पिछली क्लास में टेबल के मदद से। तो टेबल में जो उसकी वैल्यू होती है वो 0.76 होती है। और हाइड्रोजन रिडक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन की तो स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को पता ही है 0 होती है। आप टेबल में भी देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो टेबल के थ्रू भी देख सकते हो और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्डली क्योंकि ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब दोनों की ई नॉट वैल्यू निकालते हैं। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई एनोड और ई कैथोड। तो ई एनोड क्या कर रहा है, एनोड आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मतलब यहाँ पे जिंक आएगा, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है आपका रिडक्शन कर रहा है तो यहाँ पे आपका कैथोड आएगा। तो इसका मतलब कैथोड पे आपका हाइड्रोजन आएगा। तो देखो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे जिंक से 2+, और कैथोड पे आपका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे H+ से H2। तो अब जिंक की जो वैल्यू है, ई नॉट वैल्यू जो यहाँ पे रखी थी वो यहाँ पुट कर दो, और जो हाइड्रोजन की वैल्यू रखी थी यहाँ पे वो यहाँ पे पुट कर दो। तो जब दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.76। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं और यहाँ पर आप इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अब आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए जितने भी एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज़ और देखना, यहाँ पे क्या होता है, इस बुक के अंदर स्लैश डाल के यहाँ पे प्लेटिनम भी लिखा होता है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लेटिनम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है आपका वो प्लेटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बुक के अंदर यहाँ पे प्लेटिनम लिखा होगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है आपका, आपको देखना यही है, आपको देखना यही है। यहाँ पे प्लेटिनम से आपको कोई मतलब नहीं है। प्लेटिनम के बाद ब्रैकेट में 1 बार प्रेशर भी लिखा होगा, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल बस यही चीजें देखनी है, क्योंकि आपको सिंपल यही सारी चीजें, क्योंकि ये सब चीजें स्टैंडर्डली दे रखी हैं, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि प्लेटिनम 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन उस पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए आपको दे रखी हैं। तो आपको समझ में, मैं आपको ये सारी चीजें पीछे समझा चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। तो इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।